नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले आपको दिल्ली की सत्ता का चुनावी कैलेंडर दिखाएंगे, जिसकी 2 तारीख सियासी दलों ने नोट कर ली हैं और वो हैं 5 फरवरी और 8 फरवरी। लेकिन इस डेट शीट के रिलीज होते ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कैसे दिलचस्प पोस्टर वॉर शुरू हो गया है, वो देखिएगा। वैसे दिल्ली में एक नया कलेश सीएम हाउस पर भी है। मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि कल रात सरकारी आवास से उनका सामान बाहर फेंक दिया गया और ऐसा 3 महीने में दूसरी बार हुआ है। इस बीच संजय सिंह ने दावा किया है कि वो कल मीडिया को सीएम हाउस में लेकर जाएंगे। आज हम एक सवाल जवाब वाली कुंजी चीन के HMP वायरस पर भी खोलेंगे, जिसके केस अब भारत में बढ़ते जा रहे हैं और इनकी संख्या अब 8 हो चुकी है। लेकिन इस वायरस से आपको कितना डरने की जरूरत है? क्या ये कोरोना जितना ही खतरनाक है? इसकी टेस्टिंग कैसे होगी? एक एक जवाब आपको सत्ता में मिलेगा। फिर सत्ता में ये भी बताएंगे, आखिर अचानक से सलमान खान के घर में बुलेट प्रूफ दीवार क्यों बना दी गई? गैलेक्सी अपार्टमेंट में घर की बालकनी और खिड़कियों पर बुलेट प्रूफ ग्लास और हाई रेजोल्यूशन कैमरे क्यों लगे? ये भी देखिएगा। आज गृह मंत्री अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च कर दिया। इसकी शुरुआत इंटरपोल की तर्ज पर की गई है, जिससे साइबर क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इंटरनेशनल क्राइम के मामलों की जांच में तेजी आएगी और रियल टाइम जानकारी जुटाने में भी मदद मिलेगी। भारत पोल CBI के अधीन काम करेगा। एक बड़ी खबर यह भी है कि 12 साल से जेल में बंद रेप के दोषी आसाराम बापू को जमानत मिल गई है। ये जमानत मेडिकल ग्राउंड पर दी गई है। आसाराम 2013 के रेप केस में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। और अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर आज एक बुरी खबर है। सरकार ने GDP का आंकड़ा जारी किया है। उसके अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में GDP 6.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो 4 साल का सबसे निचला स्तर है। एक साल पहले यानी वर्ष 2023-24 में ये आंकड़ा 8.2% था। सत्ता में लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस बुलेट प्रूफ दीवार की, जो बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स के बीच खड़ी की गई है। सलमान की हाईटेक और बुलेट प्रूफ सुरक्षा की चर्चा पूरे देश में हो रही है। सलमान खान के घर की सुरक्षा आज ही बढ़ाई गई है। इसके वीडियो सबूत भी हमारे पास हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद सलमान खान की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये बुलेट प्रूफ कांच का वाला दीवार का वीडियो सलमान के घर का है। मुंबई में सलमान खान के घर गैलेक्सी में बुलेट प्रूफ कांच की दीवार लगाई गई है। ये वही गैलरी है जहां से सलमान खान ईद, दिवाली और अपने जन्मदिन पर अपने सैकड़ों फैंस का अभिवादन स्वीकार करते हैं। बांद्रा के इस घर की बालकनी और खिड़कियों को बुलेट प्रूफ किया गया है। इसके अलावा हाईटेक सिक्योरिटी के उपकरण भी लगाए गए हैं। आसपास हाई रेजोल्यूशन वाले CCTV कैमरे लगाए गए हैं। सलमान खान के घर के बाहर पुलिस चौकी भी है, जहां अतिरिक्त पुलिस वालों की तैनाती की गई है। आपको बता दें, सलमान खान गैलेक्सी अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं, जबकि सलमान खान के माता पिता अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं। आप सिर्फ 90 सेकंड में सलमान खान के घर के बाहर हाईटेक सुरक्षा वाली ये रील देखिए। फिल्म अभिनेता सलमान खान के बांद्रा वेस्ट के गैलेक्सी घर के बाहर फेंसिंग और कांच की दीवार बनाने का काम जारी है। और ये जो कांच की दीवार है कोई मामूली दीवार नहीं है, ये बुलेट प्रूफ कांच की दीवार है। और ये दीवार इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि लगातार सलमान खान अपने फैंस को जो है इसी गैलरी से मिलते हैं, इसी गैलरी में आके हाथ दिखाते हैं। यहाँ बहुत चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था की गई है और इस पुलिस व्यवस्था में जो एक चौकी है सलमान खान के घर के बाहर लगाई गई है, एक जो गाड़ी है SRPF की वो सलमान खान के घर के बाहर लगाई गई है, दूसरी चौकी सलमान खान के घर के बाहर बाईं तरफ लगाई गई जहाँ पे महिला पुलिसकर्मी हैं। यहाँ पर पुलिसकर्मी और साथ में जो स्पेशल बॉडीगार्ड्स हैं, जो प्राइवेट बॉडीगार्ड्स हैं, उनको रखा गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो फेंसिंग की जा रही है, यहाँ पर सलमान खान के जो फैंस हैं वो चढ़ जाते हैं और यहाँ पर चढ़कर वो सलमान खान से मिलने की कोशिश करते हैं। यहाँ से इस दीवार से चढ़कर वो आगे जाते हैं और आगे जाके सलमान खान से मिलने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से ये लोहे की फेंसिंग भी की जा रही है ताकि सलमान खान का कोई भी फैन यहाँ पर चढ़ ना पाए। CCTV लगाई गई है, देखिए एक CCTV ऊपर है, 2 CCTV नीचे है और इसके साथ ही 4 CCTV दाईं तरफ पेड़ के पास लगाई गई है।
सलमान खान की सुरक्षा को लेकर चिंता और चुनौतियों की पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। आज से लगभग 3 महीने पहले पिछले वर्ष 12 अक्टूबर को सलमान खान के करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी की सरेआम हत्या की गई थी। कई लोगों का दावा तो ये भी था कि बाबा सिद्दीकी की हत्या इसलिए की गई थी क्योंकि वो सलमान खान के दोस्त थे। मुंबई पुलिस ने इस मामले में 4000 पन्नों की चार्जशीट फाइल की है, जिसमें 17 लाख की सुपारी का खुलासा भी किया गया है। हत्या के 85 दिन बाद सोमवार को 4590 पन्नों का आरोप पत्र विशेष मकोका कोर्ट में दायर किया गया है। आरोप पत्र में कुल 180 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें, लॉरेंस गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी। सलमान खान की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंता वाला एक और वीडियो आइए आपको दिखाते हैं। पिछले वर्ष 14 अप्रैल को सलमान खान के घर पर 4 राउंड की फायरिंग की गई थी। सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने सुबह 5 बजे ये फायरिंग हुई थी। एक बाइक से आए 2 हमलावरों ने 4 राउंड फायर किए थे। जिस वक्त फायरिंग हुई उस वक्त सलमान अपने घर में ही थे। इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस ग्रुप ने ली थी। इसी घटना के कुछ महीने के बाद सलमान के मित्र बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई थी। इन घटनाओं के अलावा सलमान खान को धमकियां लगातार मिलती रही हैं। जून 2022 में मॉर्निंग वॉक पर निकले सलमान के पिता सलीम खान जब घर लौटे तब उन्हें एक अज्ञात पत्र मिला था, जिसमें उन्हें और सलमान को जान से मारने की धमकी दी गई थी। पत्र में लिखा था, तेरा मूसे वाला जैसा हाल बना देंगे। इसके बाद भी कई बार सलमान खान को धमकियां मिल चुकी हैं और कई धमकियों का कनेक्शन सीधे सीधे लॉरेंस गैंग से रहा है। ऐसी ही धमकियों के बाद सलमान खान की सुरक्षा भी बढ़ाई जा चुकी है। उन्हें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। इस सुरक्षा घेरे में सलमान के साथ 11 जवान हर समय साथ रहते हैं। इसमें 1 या 2 कमांडो और 2 PSO भी शामिल होते हैं। सलमान की गाड़ी के आगे और पीछे एस्कॉर्ट करने के लिए 2 गाड़ियां हमेशा रहती हैं। इसके साथ साथ सलमान की गाड़ी भी पूरी तरह बुलेट प्रूफ है। सत्ता में अब बात उस HMP वायरस की करते हैं, जिसे लेकर लोगों के मन में आशंकाओं की लंबी लिस्ट होती जा रही है और डर का मीटर तेज स्पीड से दौड़ रहा है। लेकिन आज हमने इस चाइनीज वायरस पर आप न्यूज मित्रों के लिए सवाल जवाब वाली एक ऐसी सरल कुंजी तैयार की है, जिसे देखने के बाद आपके मन में इसे लेकर कोई संदेह नहीं रहेगा। लेकिन फिलहाल इस खबर का चिंता कार्ड ये है कि HMP वायरस के मरीजों की संख्या भारत में बढ़ती जा रही है और अब नए नए राज्यों से इसके मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। भारत में कोरोना जैसे HMP वायरस के अब तक 8 केस सामने आए हैं और इसमें नया नाम महाराष्ट्र के नागपुर का है, जहां एक 13 साल की बच्ची और 7 साल के बच्चे में HMPV का संक्रमण मिला है। कोलकाता में एक 5 महीने का बच्चा इस चाइनीज वायरस से संक्रमित हुआ था, लेकिन इलाज के बाद उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। तमिलनाडु से भी 2 नए केस अब सामने आए हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि यहाँ बच्चे इसका शिकार नहीं हुए, बल्कि चेन्नई में 69 वर्ष के बुजुर्ग HMP वायरस से पॉजिटिव पाए गए, जबकि सेलम में 45 साल के एक पुरुष में इस वायरस की पुष्टि हुई है। इस चाइनीज वायरस का सबसे पहला केस बेंगलुरु में आया था, जहां 8 महीने का बच्चा और 3 महीने की एक बच्ची इससे संक्रमित हुए थे। हालांकि बच्ची को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी, जबकि एक केस अहमदाबाद में भी मिला, जहां 2 महीने का एक बच्चा इस वायरस से पॉजिटिव पाया गया। यानी अब इस वायरस की पहुंच भारत के नए नए राज्यों तक हो रही है और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन अब हम इस चाइनीज वायरस पर सत्ता की सवाल जवाब वाली संपूर्ण कुंजी खोलने जा रहे हैं, जिसमें आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इस वायरस के बारे में अब तक आप बहुत कुछ सुन चुके होंगे, बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन अब भी लोगों के मन में एक डर ट्रेंड कर रहा है। क्या HMPV कोरोना वायरस की तरह है? तो आपको बता दें, इसके लक्षण कोरोना जैसे भले ही हो, लेकिन ये दोनों अलग अलग फैमिली के वायरस हैं। जैसे HMP वायरस पैरामिक्सोविरिडाई फैमिली का है, जबकि कोरोना वायरस कोरोनाविरिडाई फैमिली का है। दूसरा सवाल ये कि आखिर HMPV और कोरोना वायरस में समानता क्या है? तो ये समझ लीजिए, दोनों वायरस के लक्षण एक जैसे हैं, जैसे खांसी, जुकाम, गले में खराश या फिर बुखार। इसके अलावा दोनों के संक्रमण से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, लेकिन अगर HMP वायरस का असर ज्यादा हुआ तो भी निमोनिया और ब्रोंकाइटिस की स्थिति हो सकती है। HMPV और कोरोना के बीच एक समानता ये भी है कि दोनों से संक्रमित होने का ज्यादा खतरा बच्चों को, बुजुर्गों को और उन लोगों को है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। अब तीसरा सवाल, आखिर HMP वायरस फैलता कैसे है? तो इसका जवाब है बिल्कुल कोरोना की तरह।
जैसे खांसने और छींकने से, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, किसी संक्रमित वस्तु के को छूने से। कोरोना की तरह इसके लक्षण में 3 से 5 दिनों में किसी शख्स के अंदर दिखने शुरू होते हैं। अगला और सबसे जरूरी सवाल, क्या HMP वायरस कोरोना की तरह खतरनाक है? तो ध्यान से सुनिए। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार HMP कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि नीदरलैंड, ब्रिटेन समेत कई देशों में इसके केस पहले भी मिल चुके हैं और इसे कम से कम 50 साल पुराना वायरस बताया जा रहा है। और राहत की बात यह है कि इसका अब तक कोई नया वेरिएंट नहीं मिला है, यानी डॉक्टर्स के मुताबिक ये कोरोना जितना खतरनाक नहीं है। एक और जरूरी सवाल, HMP वायरस की जांच कैसे करा सकते हैं? तो इसकी जांच की प्रक्रिया भी कुछ कोरोना वायरस जैसी ही है। जैसे आमतौर पर RT-PCR टेस्ट के जरिए इसकी जांच की जाती है, लेकिन कुछ मामलों में ब्लड टेस्ट भी लिया जा सकता है। साथ ही बलगम की जांच भी की जा सकती है। सबसे जरूरी बात यह है कि इसका टेस्ट हर जगह नहीं कराया जा सकता, बल्कि देश के एडवांस लैब में ही ये टेस्ट कराया जा सकता है। एक और सवाल ये कि क्या कोरोना की तरह HMP वायरस भी दुनिया में फैल सकता है? तो इसका जवाब है, वायरस के फैलने का तरीका बिल्कुल कोरोना की तरह है, लेकिन ट्रांसमिशन रेट कोरोना की तुलना में काफ़ी कम है। और सत्ता की सवाल जवाब वाली कुंजी का 7वां सवाल यह है कि क्या इस वायरस के लिए कोई वैक्सीन है? तो इसका जवाब है, अभी तक ऐसी स्थिति नहीं बनी कि वैक्सीन की ज़रूरत पड़े। अब तक सामान्य लक्षणों के आधार पर दवाओं के जरिए इसका इलाज किया जा रहा है। आज आपको इस वायरस पर हेल्थ एक्सपर्ट्स की बातों को भी सुनना चाहिए। रेस्पिरेटरी वायरसेस की प्रेडिक्शन है वो कई बार छोटे बच्चों में, खासकर जो 3 साल से छोटे हैं, 5 साल से छोटे हैं, उनमें ज़्यादा होता है। लेकिन बहुत सारे और भी ग्रुप्स हैं जिनके ऊपर कि ये वायरस हावी हो जाते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, या जो 65 साल से ऊपर बुजुर्ग हैं, इन लोगों के ऊपर इसका प्रकोप ज़्यादा रहता है। कि अगर प्रेग्नेंट महिलाएं भी आ जाती हैं तो इनके ऊपर इन वायरसेस का प्रकोप थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और बच्चों के ऊपर भी ज़्यादा रहता है। ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक होता है। किसी को अगर निमोनिया हो गया इसकी वजह से तो उसको नेबुलाइज करना, ह्यूमिडिफाई करना, जो उस बुखार है तो पैरासिटामोल देना, ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स देना, क्योंकि इसका अलग से कोई क्योर नहीं। अगर आपको लगता है कि सीवियर आपको फीवर है, गले में दर्द है और खांसी जुकाम है, डॉक्टर को दिखा के कुछ दिन अपने घर में आराम करें, भीड़ भड़के में ना जाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी बना के रखें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। ये वही पुराने नुस्खे जो हम कोविड के टाइम से बोलते आए हैं, वही सब करने की ज़रूरत है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ऐसा नहीं है। टेस्टिंग के लिए अवेलेबल जितनी भी अपनी हॉस्पिटल्स है, जो RT-PCR के मशीन से वहाँ पर उसकी अलग से किट आती है, वो किट सभी हॉस्पिटल को परचेज करने के लिए भी बोल दिया गया है। कोई भी शंकास्पद केस मालूम हो तो तुरंत ही उसका टेस्टिंग हो सकता है। इसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने आश्वस्त होना जरूरी है, इसमें नहीं जाना कि ये कोई नई चीज़ आ गई है जो कोरोना जैसी हमें फिर से अफेक्ट कर सकती है, या उसके बारे में बिल्कुल भी कंसर्न की भी घड़ी नहीं है। पैनिक तो दूर की बात है। और अब हम आपको वायरस फैक्ट्री बन चुके चीन से आई कुछ ऐसी खबरें भी बता देते हैं जिसे सुनकर आपकी चिंता थोड़ी और बढ़ जाएगी। चीन भले ही ये दावा कर रहा है कि इस वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मामूली निमोनिया जैसा है, लेकिन सच ये है कि चीन में HMP वायरस का दायरा और दहशत दोनों बढ़ती जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन में पिछले 10 दिनों में HMPV संक्रमण के केस 529% बढ़े हैं। चीन के वुहान में एक साथ 30 बच्चे HMP वायरस से संक्रमित मिले हैं, जिसे चीन में नया पैनिक बटन दब गया है। स्थिति को देखते हुए चीन के अलग अलग शहरों में स्कूल बंद करने का फैसला तक लिया गया है। अब चीन में वायरस वाली इस तबाही को देखकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की नींद भी टूटी है और उसने चीन से HMP वायरस की विस्तृत जानकारी मांगी है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि चीन के कुछ हिस्सों में स्टेट इमरजेंसी लगाई गई है। हालांकि चीन की सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की है। एक बड़ी खबर यह है कि चीन में एंटीवायरल ड्रग की भारी कमी हो गई है और इससे ब्लैक मार्केटिंग वाला खेल भी शुरू हो गया है।
और आपकी चिंता को बढ़ाने वाला एक अपडेट ये भी है कि सर्दी के मौसम के साथ मलेशिया, जापान, कजाकिस्तान और ब्रिटेन जैसे देशों में भी इसके कुछ नए केस मिले हैं। यानी कोरोना की तरह अब HMPV भी भारत के अलावा दूसरे देशों में बढ़ रहा है और इसे देखकर लोगों के मन में कोरोना वाले दृश्य का रिपीट टेलीकास्ट होने लगा है। और सत्ता में अब आज की राजनीतिक कुंजी, जिसके केंद्र में दिल्ली चुनाव है। राजनीतिक दल तो पहले से ही दिल्ली चुनावों की तैयारी में लगे थे। आज चुनाव आयोग ने भी तारीखों का ऐलान कर दिया। दिल्ली का चुनावी कैलेंडर 31 दिनों का है, जो आज 7 जनवरी से शुरू होकर 8 फरवरी को खत्म हो जाएगा। आज चुनाव का ऐलान जरूर हुआ, लेकिन नामांकन की तारीख 10 जनवरी से 17 जनवरी तक है। नॉमिनेशन के बाद अगर किसी का हृदय परिवर्तन हो जाए तो 20 जनवरी को वो नाम वापस ले सकते हैं। मतदान 5 फरवरी को होगा और 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे, जिसके बाद रिजल्ट जारी होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की इन तारीखों का ऐलान किया। कुल 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन खास बात यह रही कि 1.5 घंटे सिर्फ 10 मिनट दिल्ली के चुनाव पर बोला गया और बाकी का समय 1 घंटे से ज्यादा का वक्त उन्होंने EVM, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और खास वर्ग के वोटर्स का नाम हटाने जैसे विपक्ष के आरोपों के जवाब देने में बिताया। एक खास बात यह भी रही कि चुनाव आयोग ने दिल्ली वालों के लिए खासकर बुधवार को मतदान का दिन तय किया, ताकि लोग वीकेंड मनाने बाहर ना चले जाएं, बल्कि चुनाव में हिस्सा लें। एक बार सुनिए चुनाव की तारीखों पर राजीव कुमार ने क्या कहा और कौन से शेर पढ़े जिनकी काफी चर्चा है। It's a single phase election. Date of poll is 5th and counting is 8 and 5th again we have very deliberately kept Wednesday. क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है। आज जवाब तो बनता है। वैसे तो दिल्ली में आज काफी ठंड का मौसम है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक पहुंच गया, लेकिन राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ा। जैसे ही चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, सभी राजनीतिक दलों ने पूरे मन से अपनी अपनी जीत का दावा कर दिया। राजनीति में दावा करना सबसे आसान काम है, कोई भी दल कर सकता है, चाहे वो जीते या ना जीते। दिल्ली चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया कैसी रही, एक बार सुनिए, फिर आपको पोस्टर पर मचा चुनावी कलेश भी दिखाएंगे। मैं समझता हूं कि जिस तरह से पिछले 3 बार में दिल्ली की जनता ने अपना प्यार और आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी को दिया, प्रचंड बहुमत से इस बार भी अपने प्यार और आशीर्वाद और अपने वोट की ताकत से केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे दिल्ली के लोग। और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता इसके लिए तैयार है। दिल्ली के लोगों को इंतजार है कि जितनी भी जल्दी हो सके तो उनको कम से कम आपदा से मुक्ति मिले। जो दिल्ली 10 वर्ष से आपदा ने घेरी हुई है, उससे मुक्ति मिले। तो इसलिए दिल्ली वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। लगभग 1.5 करोड़ मतदाता हैं, वो आपदा से मुक्ति के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। लोकसभा के वक्त दिल्ली में हमारा वोट शेयर जब जो निकल कर आता है, उससे भी थोड़ा अधिक है दिल्ली में कांग्रेस का वोट शेयर। और उसमें हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार, क्योंकि डबल इनकम्बेंसी का मुद्दा है, केंद्र के खिलाफ भी एक इनकम्बेंसी दिल्ली में है और आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ भी एक पूरी तरह से 10 साल की इनकम्बेंसी है, उसका लाभ हमें अवश्य मिलेगा। हमारा असली वोट निकल कर आएगा। मैं जानती हूं कि दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा समझदार है। वो ना आम आदमी पार्टी के चुनावी छलावों में आ रही है, ना
कांग्रेस पार्टी के चुनावी जुमलों में आ रही है। वो जानती है, दिल्ली की जनता ये जानती है और पहचानती है कि डबल इंजन की भाजपा की सरकार का जलवा दिल्ली में जब होगा तो दिल्ली प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी। अच्छी शिक्षा देने वाली पार्टी को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने परिवार के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने वाले मुख्यमंत्री को चुनेंगे और 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनेगी केजरीवाल जी के लिए। वैसे सीईसी राजीव कुमार ने आज फिर से ईवीएम पर उठ रहे सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि कोर्ट भी ईवीएम को क्लीन चिट दे चुका है। माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती। देयर इज नो एविडेंस ऑफ अनरिलायबिलिटी और एनी ड्रॉबैक इन द ईवीएम. EVMs are foolproof devices for counting. Allegations of tampering are baseless. और इस सब के बीच आज फिर से दिल्ली के सीएम आवास पर कलेश हुआ। पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली सरकार से 6 फ्लैग स्टाफ रोड वाला बंगला वापस ले लिया है। ये वो बंगला है जिसमें मुख्यमंत्री आतिशी रहती हैं। उनसे पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहते थे। केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इस बंगले का रेनोवेशन करवाया था, जिसे बीजेपी समेत विपक्षी दलों ने शीश महल नाम दिया है। पीडब्ल्यूडी ने मुख्यमंत्री को रहने के लिए 2 बंगले का ऑप्शन दिया है। इसमें एक राजनिवास रोड स्थित बंगला नंबर 2 है, जबकि दूसरा अंसारी रोड पर स्थित बंगला नंबर 115 है। पीडब्ल्यूडी की ओर से यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब बीजेपी मुख्यमंत्री आवास को शीश महल बताकर अरविंद केजरीवाल को घेर रही है। पीडब्ल्यूडी के इस नोटिस के बाद दिल्ली के सीएम आतिशी ने दावा किया है कि उन्हें जो सीएम आवास मिला है उसका अलॉटमेंट बीजेपी की केंद्र सरकार ने कैंसिल कर दिया है। हमारा घर फिर से छीना जा रहा है। चुनावों की घोषणा की एक रात पहले ऐसा किया गया है। यह दूसरी बार है जब मुझे आधिकारिक आवास से बाहर कर दिया गया। इधर आपके नेता संजय सिंह ने कहा है कि कल वो मीडिया को लेकर सीएम आवास जाएंगे। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वाले घर के मामले में झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया। चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री आवास का अलॉटमेंट कैंसिल किया और मुख्यमंत्री आवास एक चुनी हुई सरकार की चुनी हुई मुख्यमंत्री से छीन लिया। जब उनको बंगला दिया गया, क्या उन्होंने जाकर प्रदर्शन लिया? वो अब भी AB 14 मथुरा रोड पर ही प्रदर्शन कर बैठी है अपना बंगला। अब वो बताएं उस बंगले में कौन रह रहा है, उनके कौन लोग रह रहे हैं, ये बता दें। और क्या उनको जो प्रदर्शन दिया गया था, जो बंगला दिया गया था, क्या उन्होंने लिया? और ये उसमें लिखकर कहा गया था कि 1 हफ्ते के अंदर आपको प्रदर्शन लेना है। जब आप प्रदर्शन नहीं लेंगे तो सरकार ऑब्वियसली वो बंगला किसी और को देगी। कल 11 बजे मीडिया वालों के साथ चलकर इस बात का फैसला हो कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है जिसके बारे में दुष्प्रचार और झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसी दिल्ली में देश के राजा नरेंद्र मोदी का राजमहल है। 2700 करोड़ का राजमहल जिसमें हमारे राजा रहते हैं, और हमारे राजा इतने अद्भुत हैं, उन्होंने फैशन डिजाइनरों को भी फेल कर दिया है। दिन में 3-3 बार कपड़े बदलते हैं, 10-10 लाख की पेन का इस्तेमाल करते हैं, 2700 करोड़ में अपना घर बनवाया है। मेरा चैलेंज स्वीकार करें, PM के घर पर 1 पैसा भी सरकार ने नहीं खर्चा। जो पहले से राजीव गांधी या नरसिम्हा राव या मनमोहन सिंह जी के लिए जो घर निवास था वही निवास चला आ रहा है। हाँ, उन्होंने जो 11 बजे का समय दिया, अपेक्षा करते हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री पीडब्ल्यूडी को लिखकर देंगे जिसके अंतर्गत वह बंगलो आता है कि 11 बजे कल वह बंगला खोल दिया जाए। दिल्ली की जनता खुद देख ले कि उस बंगले में क्या क्या लगा है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बीच दिल्ली में आज पोस्टर वॉर भी हुआ। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी किए गए।
दोनों दलों ने अपने पोस्टर को दो हिस्से में विभाजित किया। एक हिस्से में अपनी अच्छाई बताई, दूसरे में विरोधी की बुराई। बीजेपी ने पीएम मोदी के बड़े चेहरे वाला पोस्टर जारी किया तो आम आदमी पार्टी के पोस्टर में केजरीवाल की तस्वीरों को प्रमुखता दी गई। एक पोस्टर कांग्रेस की तरफ से भी जारी हुआ है। कुल मिलाकर राजनीतिक दलों में आज पोस्टर जारी करने को लेकर काफी सक्रियता देखी गई। दिल्ली में 3 प्रमुख दल हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस। पिछले 3 चुनावों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी शासन कर रही है। बीजेपी 26 वर्षों से सत्ता से बाहर है और कांग्रेस 11 वर्षों से। आखिरी चुनाव की बात करें तो वर्ष 2020 में आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली थी, बीजेपी को 8 सीटें और कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिली थी। दिल्ली चुनाव की चर्चा के बीच यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी में ज्यादा सीट जीत सकती थी, लेकिन सियासी विभीषण के कारण बीजेपी इतनी कम सीटों पर सिमट गई। सुनिए एक बार उन्होंने क्या कहा। भाजपा को चेताना मेरा उद्देश्य है कि हाथी साइकिल पंजा वालों ने गलती की और आज के दिन में सत्ता से दूर हैं। दलालों के चक्कर में दलालों ने कहा डॉक्टर संजय के पास वोट नहीं है, डॉक्टर संजय के पास साथ निषाद नहीं है। आज के दिन में दलालों की बात मानकर 400 आज के दिन में 80 सीट में 43 सीट भाजपा हार गई उत्तर प्रदेश में। मैं चाहता हूं कि भाजपा खुद जाने कौन विभीषण है, किनकी बातों के चक्कर में आकर आज निषादों का आरक्षण नहीं। मैं कह रहा हूं आज के दिन में विभीषण वो लोग हैं जो गलत सूचना दे रहे हैं माननीय योगी जी को, मोदी जी को, अमित शाह जी को। सत्ता में आपको अब महंगाई वाला मीटर दिखाते हैं जो नए साल में नए रिकॉर्ड बना सकता है। सब्जियों समेत दूसरी चीजों की कीमत जिस तरीके से बढ़ रही है उससे आपकी रसोई के बजट का विस्तार हो सकता है। वैसे पिछले 1 वर्ष में भी आपकी रसोई में बनने वाली थाली अच्छी खासी महंगी हो चुकी है। इसको लेकर कैपिटल मार्केट कंपनी क्रिसिल की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2024 तक घरेलू वेज थाली की लागत 6% बढ़ चुकी है। 1 वर्ष पहले जहां घर में बनी एक वेज थाली की लागत 29 रुपए 70 पैसे थी, वहीं अब ये लागत 31 रुपए 60 पैसे हो गई है। नॉन वेज थाली की बात करें तो इसके खर्चे में तो वेज थाली से 2 गुना बढ़ोतरी हुई है। दिसंबर 2023 में एक नॉन वेज थाली बनाने में जहां करीब 56 रुपए का खर्च आता था, वहीं अब नॉन वेज थाली तैयार करने में करीब 63 रुपए खर्च होते हैं। इसे देखा जाए तो इसका खर्च करीब 12% बढ़ गया है। यहाँ आपको ये बता देना जरूरी है कि वेज थाली में जहाँ रोटी, सब्जियां, चावल, दाल, दही और सलाद शामिल हैं, वहीं नॉनवेज थाली में दाल की जगह चिकन को शामिल किया गया है। रसोई का बजट बढ़ने की सबसे बड़ी वजह सब्जियों की कीमत में हुई बढ़ोतरी को माना जा रहा है। देखा जाए तो एक वेज थाली पर हुए कुल खर्च का करीब 24% हिस्सा सिर्फ आलू और टमाटर जैसी सब्जियों पर ही खर्च हो रहा है। वहीं नॉनवेज थाली तैयार करने में जो खर्च होता है उसमें 50% खर्च सिर्फ चिकन पर होता है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पिछले 1 साल के दौरान आलू की कीमत 50% बढ़ी है, वहीं टमाटर की कीमत में करीब 24% का इजाफा हुआ है। इसी तरह वनस्पति तेल 16% महंगा हुआ है, लेकिन गैस सिलेंडर 11% सस्ता हुआ है। इसी तरह नॉनवेज खाने वालों को पिछले वर्ष के मुकाबले अब चिकन पर 20% ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। खाने की चीजों पर बढ़ रहा खर्च जेब पर भारी पड़ रहा है। हालांकि यहाँ थोड़ी सी राहत की बात यह है कि पिछले 1 महीने में वेज थाली की लागत में थोड़ी कमी आई है। ऐसे में ये उम्मीद है कि आने वाले वक्त में महंगाई का ये मीटर थोड़ा कंट्रोल होगा। सत्ता में अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है और पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है। ये खबर हिंदुस्तान की बढ़ती शक्ति और कूटनीतिक सत्ता से जुड़ी हुई है। इस खबर को आपको आज से 26 वर्ष पुरानी तस्वीर के साथ देखना जरूरी है ताकि इसके प्रभाव को आप अच्छी तरह से समझ पाएं। ये मई 1998 की तस्वीर है जब राजस्थान के पोखरण में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। इसे ऑपरेशन शक्ति कहा गया था। इसके बाद कई देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अमेरिका का भारत के प्रति रुख बदल चुका है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत दौरे पर आए अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से मुलाकात की। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने न सिर्फ परमाणु प्रतिबंध हटाने की बात कही, बल्कि ये भी कहा कि अमेरिका अब पिछली गलतियों को सुधारेगा। मतलब ये कि अमेरिका अब ये मानता है कि पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद जो पाबंदी लगाई गई थी वो गलत थी। कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। एक तरफ अमेरिका भारत पर लगे प्रतिबंधों को हटा रहा है, दूसरी ओर पाकिस्तान पर नए नए प्रतिबंध लगा रहा है।
पिछले ही महीने की बात है, अमेरिका ने पाकिस्तान की कई परमाणु कंपनियों पर बैन लगाया था। ये आरोप लगाया था कि पाकिस्तान ऐसी मिसाइल विकसित कर रहा है जो सीधे अमेरिका तक को टारगेट कर सकती है। आप कुछ सेकंड की न्यूज रील में देखिए कि भारत की कूटनीतिक सत्ता किस तरह मजबूत हुई है। इसके बाद आपको इस पूरे मामले का फ्लैशबैक भी दिखाएंगे। इट्स अ वेरी गुड डेवलपमेंट। यूएसए हमको रिकॉग्नाइज कर रहा है और एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है जब आप न्यूक्लियर रिलेटेड लिबर्टी इंडिया को देते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हम एनर्जी सेक्टर को अब बूस्ट अप कर पाएंगे और अपने कंट्री की जितनी भी एनर्जी रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें हम पूर्ति कर पाएंगे, क्योंकि इससे पहले हम किसी भी कंट्री से इस तरह की चीज़ों को ना तो इंपोर्ट कर पा रहे थे या कोलैबोरेट कर पा रहे थे या इवन कहूँगा कि हम उसको बढ़ा पा रहे थे अपनी एनर्जी को। पाकिस्तान अगर खौफ में होगा तो कम से कम चाइना फिक्र में ज़रूर होगा। आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि भारत ने 1998 में ऐसा क्या कर दिया था कि अमेरिका ने भारत की कई संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए और इन प्रतिबंधों के हटने से भारत को क्या फायदा होगा। इसे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। भारत ने 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किए। इस परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना गया था। इसके बाद कई देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। अमेरिका ने तब 200 से ज्यादा भारतीय संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए थे, जिनमें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंडियन रेयर अर्थ्स शामिल थे। इसके बाद धीरे धीरे ज्यादातर देशों ने प्रतिबंध हटा लिए। अब अमेरिका भारतीय संस्थानों को प्रतिबंध वाली लिस्ट से हटाने के अंतिम चरण में है, ताकि असैन्य परमाणु तो हूटा बच चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज मित्रों से हमारी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें